हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा बाय शंकर सर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज किसी एटम के अंदर किस प्रकार से हुई और उस इलेक्ट्रॉन का कितना मास है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, उस इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी होती है, उस इलेक्ट्रॉन की क्या काइनेटिक एनर्जी है, साथ ही साथ उसके क्या क्या और प्रॉपर्टीज़ हैं। उन सारे सवालों का जवाब हम लोग फाइंड आउट करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग किसी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कहते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि जे थॉमसन ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशन करके हमें यह कंक्लूजन दिया कि जो एटम है, जो कि न्यूट्रल था, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चीज़ें मौजूद हैं और उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी। जे थॉमसन ने इस चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम लोग कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले उसी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि इन सारे सवालों का जवाब जे थॉमसन ने किस तरह से फाइंड आउट किया। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के लिए जे थॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया जो जनरली सिलिंड्रिकल शेप का होता है और ग्लास का बना होता है। दोनों तरफ से उसे पूरी तरह से सील्ड कर दिया जाता है। उसके ऊपर एक वैक्यूम पंप लगा दिया जाता है ताकि आप इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अपनी इच्छा के अनुसार प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। जितना मर्जी आप उतना प्रेशर आप जनरेट कर सकते हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। वैक्यूम पंप क्या करती है, इस ट्यूब के अंदर जितनी भी हवा या गैसेज रहेंगी उसको सक कर लेती हैं बाहर और इसमें डिजायर्ड अमाउंट में आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। जनरली जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जे थॉमसन ने जो प्रेशर रखा वो काफ़ी लो प्रेशर रखा। जनरली 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ ATM प्रेशर तक इसके अंदर प्रेशर को रहने दिया। ये काफ़ी लो प्रेशर होता है। जनरली आप हमारे आसपास जो है 760 mmHg प्रेशर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने को मिलता है, लेकिन डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने देखा कि 10⁻³ से 10⁻⁴ ATM प्रेशर जनरली रखा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, इस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे। दूसरी बात जो थॉमसन ने की वह यह की कि उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए। वह इलेक्ट्रोड्स किसी भी मटेरियल के बने हो सकते हैं और कोई भी मटेरियल हैं तो जनरली वो एटम से ही मिलके बने हैं। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, सभी के सभी मैटर जो हैं वो एटम से मिलके बने हैं। तो यह इलेक्ट्रोड भी क्या है, एटम से मिलके बना है। सभी की सभी चीज़ें क्या हैं, एटम से मिलके बनी हैं। उसके बाद जे थॉमसन ने क्या किया, इन इलेक्ट्रोड्स को एक हाई वोल्टेज एक्सटेंशन से जोड़ दिया। इसका जो वोल्टेज था वो काफ़ी हाई वोल्टेज था। यह वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट से भी ज़्यादा बड़ा रखा गया। इतने बड़ा वोल्टेज रखने का क्या मकसद था, उस चीज़ को भी हम लोग आगे देखेंगे। तो आइए समझते हैं कि कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जे थॉमसन ने जब हाई वोल्टेज इससे पास कराई इन ट्यूब से, इन कैथोड इलेक्ट्रोड से और एनोड से, तो क्या क्या घटनाएं उनको देखने को नज़र आईं। तो जब जे थॉमसन ने हाई वोल्टेज पास कराई तो पाया कि कैथोड से कुछ इनविजिबल किरणें निकल रही हैं। कैथोड से कुछ इनविजिबल किरणें निकल रही हैं और वो जा रही हैं एनोड की तरफ। वो इनविजिबल थी, किसी को दिखाई नहीं देती थी। तो जे थॉमसन ने कैसे देख लिया, इस चीज़ को देखने के लिए जे थॉमसन ने एनोड के पीछे एक स्क्रीन लगा दी जिसे हम लोग फ्लोरोसेंट स्क्रीन के नाम से जानते हैं। फ्लोरोसेंट स्क्रीन के नाम से जानते हैं। यह स्क्रीन जनरली जिंक सल्फाइड का बना होता है। तो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन उस तरह के स्क्रीन होते हैं जिन पे अगर किसी तरह का पार्टिकल अगर उन पे कोलाइड करे, उससे टकराए, तो वो ग्लो करने लगती हैं, एक पार्टिकुलर कलर हमको शो होने लगता है। तो जब ये किरणें कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही थी और जब वो स्क्रीन से टकराईं तो एक पार्टिकुलर कलर हमको वहाँ पे दिखाई दिया। जनरली येलोविश ग्रीन टाइप का आपको कलर दिखाई देगा। तो इन कलर के वजह से ही जे थॉमसन ने पता किया और यह जानकारी दी कि भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है जो कैथोड से निकल रही है और कहाँ जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है। कैथोड होता है नेगेटिव और एनोड होता है पॉजिटिव। चूँकि यह नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, मतलब उन्होंने एक बात और कंक्लूजन निकाली कि ज़रूर यह नेगेटिवली चार्ज होगा, तभी यह पॉजिटिव की तरफ जा रही है। और यहाँ पे हाई वोल्टेज देने का हमारा क्या मकसद है, उस चीज़ को समझते हैं। जब इससे नेगेटिव जो रेज थी वो निकल रही थी, जिसे कैथोड रेज भी कहा जाता है, चूँकि ये कैथोड से निकल रही हैं इसलिए कैथोड रेज भी इसे कहते हैं। तो ये जब कैथोड रेज निकल रही थी तो चूँकि कैथोड और एनोड के बीच में बहुत ही लार्ज डिफरेंस है। अगर हम लोग हाई वोल्टेज देते हैं, 10,000 से ऊपर का वोल्टेज देते हैं, तो ये दोनों के बीच में तुरंत अट्रैक्शन हो जाएगा।
और तुरंत हमें स्क्रीन पे ग्लोनेस दिखने लगेगी। अगर लो वोल्टेज रहेगी तो मे भी ये पॉसिबल है कि एनोड इसको अट्रैक्ट ना कर पाए या मूवमेंट शो ना हो जाए, मूवमेंट शो ना हो, अर्थात कैथोड रे एनोड की तरफ ना जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो हाई वोल्टेज देने का मेरा मकसद है कि तुरंत एनोड उसको अट्रैक्ट कर ले, तुरंत हमको उस तरह की किरणें विजिबल हो जाएं स्क्रीन पे। दूसरी बात, यहाँ पे हमें लो प्रेशर, बहुत ही लो प्रेशर देने का क्या कारण था? अगर हम लोग प्रेशर बहुत हाई रखते, मीन्स वहाँ पे बहुत सारे गैसेज रहते, तभी तो हमारा प्रेशर हाई रहता। गैसेज निकाल देने का मतलब हुआ कि प्रेशर बहुत ही कम कर दिया। गैसेज बहुत ज़्यादा हम लोग अगर रखेंगे अर्थात प्रेशर हाई रखेंगे तो उस केस में हमारी जो यहाँ पे किरणें निकल रही हैं वो इन सारे गैसेस के पार्टिकल से टकराएंगी और हो सकता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो मे भी आयनाइज हो जाएं और नए तरह का पार्टिकल और रेज जनरेट हो जाए, तो डिस्टर्बेंस पैदा होगी। इसलिए यहाँ पे जो प्रेशर है वो काफ़ी लो रखा जाता है, किसी भी तरह का गैस को नहीं रखा जाता है, और रखा भी जाता है तो बहुत ही कम मात्रा में रखा जाता है, मतलब मिनट अमाउंट में रखा जाता है, ताकि किसी तरह का और भी डिस्टर्बेंस हमें क्रिएट होता ना दिखाई दे। तो इस तरह से जेज थॉम्सन ने दो चीज़ें पता की, पहली कि कैथोड रे से कुछ इनविजिबल किरणें निकल रही हैं जो एनोड की तरफ जा रही हैं, चूँकि कैथोड से निकल रही हैं इसलिए कैथोड रेज भी कहते हैं, और चूँकि कैथोड नेगेटिव होता है तो ये किरणें भी किस तरह से होंगी, नेगेटिवली चार्ज होंगी। और भी कई सारे बातें यहाँ पे जेज थॉम्सन को फाइंड आउट करनी होती है। इस चीज़ को इस तरह समझिए कि अगर आपको पता चल गया कि कोई आदमी है और अगर आपको उसकी जासूसी करनी है तो आप उस आदमी के बारे में पूरा डिटेल आप खंगालते हैं, पूरी जानकारी, कहाँ का है, कितना है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या क्या उसके रिलेटिव्स हैं, क्या क्या हैं, कहाँ तक उसका सर्कल है, सारी चीज़ें आप पता करती हैं। उसी प्रकार से जब जे थॉम्सन ने इन किरणों को, इन विजिबल किरणों को देख लिया, तब उसके मन में भी सवाल आए कि भाई ये जो किरणें हैं तो क्या वो किरणें ही हैं या फिर उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है? अगर पार्टिकल नेचर है तो उसके अंदर कितना मास है, कितना वेलोसिटी है, कितना स्पीड है, कितना उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, उसके क्या वो सीधा चलता है या टेढ़ा चलता है? इन सारे सवाल अब उनके मन में आने लगे और उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए वो कोशिश करने लगे। तो आइए समझते हैं कि इन सारी चीज़ों को वो किस तरह से फाइंड आउट किए। तो जे थॉम्सन ने इन किरणों के बारे में बहुत सारी बातें ऑब्जर्व की। पहली बात ऑब्जर्व की उन्होंने कि ये जो किरणें हैं हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। इस चीज़ को कैसे फाइंड आउट किया उन्होंने कि जब कैथोड से जब किरणें निकल रही थी और एनोड की तरफ जा रही थी तो इनके रास्ते में उन्होंने एक मेटालिक ऑब्जेक्ट रख दिया जो ओपेक बॉडी है, अर्थात अपारदर्शी वस्तु है। तो इस मेटालिक ऑब्जेक्ट का जो शेडो है वो इसके पीछे तरफ हमको दिखाई देने लगा। शेडो फॉर्मेशन से यह साबित हुआ कि जो ये किरणें हैं वो क्या हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती, अगर ये चारों दिशाओं में ट्रेवल करती तो ये शेडो का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि चारों दिशाओं में ट्रेवल करने से ये शेडो वहाँ से गायब हो जाता। दूसरी बात उन्होंने बोली जे थॉम्सन ने कि जो किरणें हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो 10⁻⁹ से लेकर 10⁻11 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये जो किरणें हैं वो ट्रेवल कर रही हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया, इस चीज़ को हम लोग अलग वीडियो लेक्चर में समझेंगे कि जो सनलाइट की जो स्पीड है वो कैसे फाइंड आउट की गई, उस चीज़ को हम लोग अलग वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो वेलोसिटी है इन कैथोड रेज की वो किस तरह से फाइंड आउट हुई। तीसरी जो बात उन्होंने बताई वह ये बताई कि ये जो किरणें हैं वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन या फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे ग्लो करती हैं, मीन्स इनके अंदर कुछ पार्टिकल नेचर भी है। अब आइए समझते हैं कि और बातें क्या क्या उन्होंने बताई। तीसरी बात उन्होंने बताई कि इन पार्टिकल्स के अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, चूँकि इनके अंदर वेलोसिटी है और काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वह होता है ½ mv², अर्थात इनके अंदर चूँकि वेलोसिटी है तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इस चीज़ को कैसे फाइंड आउट किया कि उसके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी? तो इन्होंने क्या किया कि जो कैथोड रे से जो किरणें निकल रही थी हमारी कैथोड रे से और जो एनोड की तरफ जा रही थी, उन किरणों के सामने उन्होंने क्या कर दिया, एक पैडल व्हील जो बहुत ही हल्का था, बहुत ही हल्का पैडल व्हील को रख दिया। पैडल व्हील कुछ इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो उन्होंने पैडल व्हील रख दिया इनके रास्ते में, तो देखा कि पैडल व्हील थोड़ा सा मूव करना शुरू कर दिया। मूव किया इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, और उन्होंने देखा कि इसके अंदर ये, अगर उन्होंने ये पाया कि अगर इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती तो पहली बात कि ये मूव नहीं करते, और दूसरी बात हीट भी जनरेट नहीं होती। जब ये कोलाइड किए किसी मैटर से तो ये हीट भी जनरेट करते थे, और साथ ही साथ चूँकि ये मूवमेंट शो किया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज़रूर थी। चौथी बात उन्होंने यह ऑब्जर्व की कि
ये जो किरणें निकल रही थी कैथोड से, जिन्हें हम लोग कैथोड रेज भी कह रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती थी। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से वो डिफ्लेक्ट होती थी और किस तरह के पाथ को फॉलो करती थी। जे थॉमसन ने देखा कि जब हम इस ट्यूब के बीच में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रख दें, या हम प्लस चार्ज या माइनस चार्ज रख दें, तो उन्होंने पाया कि जो कैथोड रेज थी वो प्लस की तरफ बेंड हो गई, प्लस की तरफ मुड़ गई। इससे यह भी साबित हो गया एक बार और कि जो ये कैथोड रे थी वो नेगेटिवली चार्ज थी, क्योंकि वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो गई। और कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो वो पैराबोलिक पाथवे में सर्कुलेट करना शुरू हो जाता है, लेकिन जब वही इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उसका पाथ सर्कुलर होने लगता है। उसका पाथ क्या होगा? सर्कुलर होने लगेगा। तो इस तरह से 4 चीज़ें जे थॉमसन ने हमें बताई। अब आइए समझते हैं कि और क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई। अगली बात उन्होंने बताई कि ये जो कैथोड रेज हैं वो एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं। एक्सरेज तब प्रोड्यूस होते हैं जब कैथोड रेज के रास्ते में एक मेटालिक ऑब्जेक्ट रख देते हैं जिसका हाई मोलिकुलर मास होता है, और फिर जब उससे किरणें निकलती हैं वो एक्सरेज कहलाती हैं। अगली बात उन्होंने बताई कि ये फोटोग्राफिक प्लेट जो कि फोटोग्राफी में इस्तेमाल होती है, उनके उनके जो प्लेट्स हैं उनको अफेक्ट कर देती हैं। और सबसे अंतिम जो बात उन्होंने बताई वह यह बताई कि ये आयनाइजेशन कर सकते हैं गैसेज में, चूँकि इनके पास काफ़ी अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी है, तो इसलिए ये गैसेज में आयनाइजेशन कर सकते हैं। इस तरह से जे थॉमसन ने बहुत सारी बातें ऑब्जर्व की और हमें बताया कि कैथोड रेज के निम्नलिखित प्रॉपर्टीज़ होते हैं। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनमें से आइए समझते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थे। तो उन्होंने बताया कि कैथोड रेज जो होते हैं उसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, उनमें कुछ ना कुछ मास होता है ज़रूर है, क्योंकि वो उस चरखे को जो बहुत ही कम वज़न का था उसको मूव कर दिए थे। चूँकि वेलोसिटी है, उसके अंदर वेलोसिटी भी थी क्योंकि वो उस पैडल को मूव करा दिए थे। काइनेटिक एनर्जी भी थी, उसके पास चार्ज भी है। वो ग्लो करने लगता है जब वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे स्ट्राइक करता है। एक्सरे प्रोड्यूस कर सकता है हमारा कैथोड रे, ये आयनाइजेशन कर सकता है। और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पैराबोलिक हो जाता है पाथ उसका, और जब मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव करता है तो वो उसका पाथ जो है, उसका जो रेडियस है, सर्कुलर रेडियस को फॉलो करने लगता है। इस तरह से कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ थे कैथोड रे के। अब हमारे पास बहुत सारे सवाल आ गए कि सर आपने तो पता कर लिया कि चलो एटम के अंदर जो कि न्यूट्रल था उसके अंदर कुछ ना कुछ था, और वो कैथोड से निकल रहा था, और ये भी पता कर लिया कि उसके अंदर चार्ज है, मास है, वेलोसिटी है, एनर्जी है, वो ग्लो कर रहा है, एक्सरे प्रोड्यूस कर रहा है, आयनाइजेशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। लेकिन कितना मात्रा में चार्ज है, कितना मास है, कितना वेलोसिटी है, इस चीज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जे थॉमसन इस एक्सपेरिमेंट से फेमस तो हुए ही, इससे ज़्यादा फेमस तब हुए जब उन्होंने E/m वैल्यू को कैलकुलेट करके सबके सामने रखा। अभी इस चीज़ को आगे समझते हैं कि E/m अर्थात चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या होता है। तो जे थॉमसन ने 3 बातें बता करके अपनी ख्याति को और बढ़ा लिया, अर्थात जे थॉमसन बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए इस एक्सपेरिमेंट के बाद, जब उन्होंने 3 बातें और बताई। पहली बात उन्होंने बताई कि ये जो कैथोड रे निकल रहे हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं कि आप इस ट्यूब के अंदर किसी भी तरह का गैस क्यों ना लिए हो। अर्थात इस ट्यूब के अंदर आप किसी भी तरह का गैस ले लें, चाहे हीलियम गैस ले लें, चाहे नियॉन, आर्गन, जेनन, किसी भी तरह का आप गैस ले लें, यह जो कैथोड रे निकल रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, उस रे की प्रॉपर्टी में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहली बात उन्होंने बताई कि जो नेचर ऑफ कैथोड रे है, नेचर ऑफ कैथोड रे है, वह इंडिपेंडेंट होता है। पहला बात किससे? नेचर ऑफ गैस। आप उस ट्यूब के अंदर किस तरह का गैस लिए हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कैथोड रे के प्रॉपर्टी पे। जो कैथोड रे की प्रॉपर्टी थी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। आप चाहे हीलियम गैस ले ले, चाहे हाइड्रोजन गैस ले ले, चाहे जेनन गैस ले ले, चाहे रेडॉन गैस ले ले, किसी भी तरह का गैस ले ले, आप किसी भी तरह का आपको उसमें चेंजेस नज़र नहीं आएगा। चाहे ऑक्सीजन गैस ले ले, चाहे नाइट्रोजन गैस ले ले, कोई भी गैस ले ले, आप उस ट्यूब के अंदर वो जो कैथोड रे थी उसकी प्रॉपर्टी उसी तरह से बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई उन्होंने, वह यह बताई कि अगर आप जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उस इलेक्ट्रोड का जो नेचर है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। नेचर ऑफ जो इलेक्ट्रोड है उस
उस पर भी हमारा जो कैथोड रे का प्रॉपर्टी है वो डिपेंड नहीं करेगा। अर्थात आप इलेक्ट्रोड कार्बन का इलेक्ट्रोड ले लें, चाहे आप आयरन का इलेक्ट्रोड ले लें, चाहे निकल का ले लें, चाहे आप प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले लें, किसी भी तरह का आप इलेक्ट्रोड ले लें, उस इलेक्ट्रोड से जो कैथोड है उसका, उससे उसी तरह की प्रॉपर्टीज़ शो होंगी हर केस में। दो बातें, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, उन्होंने जब इस चीज़ को कैसे पता किया होगा, तो इस चीज़ को उन्होंने पता किया E/m वैल्यू से। जब उन्होंने अलग अलग तरह की गैसेस लेके देखी, अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोड लेके देखें, तो हर केस में उन्हें E/m का जो वैल्यू आया वो 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी आया। ये हर बार इतना ही आता था, चाहे आप कोई भी गैस ले लें, चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रोड ले लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैथोड रे है वो इंडिपेंडेंट है कि आप किस तरह के गैसेस ले रहे हैं, आप किस तरह के इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि E/m का जो वैल्यू था, अर्थात चार्ज अपॉन मास का जो वैल्यू था, वो कांस्टेंट आ रहा था, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज तो फिक्स्ड है और जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो भी फिक्स्ड है, तो रेशियो हमेशा कांस्टेंट आ रहा था। इन तीनों बातों से जो जे थॉमसन थे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। अब इन्हीं तीनों बातों में हमारा यह सवाल का आंसर छिपा है कि इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कहते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब जे थॉमसन ने यह खोज की कि कैथोड रे से जो किरणें निकल रही हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, तो उस समय इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को जे थॉमसन ने नेगाट्रॉन्स नाम दिया, चूँकि ये नेगेटिवली चार्ज थे और ये रेज नहीं थी, किरणें नहीं थी, ये क्या थी, पार्टिकल से मिलके बनी थी। किरणें रहती तो ये इनके पास मास नहीं होता, ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे ग्लो नहीं करते, इसलिए ये पार्टिकल से मिलके बनी हैं। ये किरणें उस समय कह दिया गया, लेकिन ये क्या है, पार्टिकल से मिलके बनी हुई हैं। तो जे थॉमसन ने उस समय इन किरणों को, इन पार्टिकल्स को नेगेट्रॉन नाम दिया। अब बाद में इसी नेगेट्रॉन का नाम बदल करके इलेक्ट्रॉन रख दिया गया अस्टोनी के द्वारा। एक साइंटिस्ट थे अस्टोनी, तो अस्टोनी ने इन नेगेट्रॉन्स का नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया, और उस समय से हम लोग कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के रूप में भी देखते आ रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कहा जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो किरणें निकल रही थी कैथोड से जो किरणें निकल रही थी वो एनोड की तरफ जो जा रही थी, वो जो किरणें थी वो इंडिपेंडेंट थी। आप किस तरह के गैस उस ट्यूब के अंदर ले रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन किरणों को। आप किस तरह के प्लस माइनस वाले इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और E/m का जो वैल्यू था वो हर केस में सेम आ रहा था। तो इन सारी बातों से यह जाहिर हुआ, यह पता चलता है कि वह जो इलेक्ट्रॉन है वो हर एक चीज़ में मौजूद है, हर एक एटम में मौजूद है। तभी तो ऐसा हो रहा है कि वो किरणों की प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो रही हैं, वो उसी तरह से कांस्टेंट बनी है। इसलिए इसे फंडामेंटल पार्टिकल का नाम दिया गया, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी में किसी तरह का बदलाव नहीं आ रहा है, चाहे हम किसी तरह का गैस ले लें या चाहे किसी तरह का इलेक्ट्रोड, मेटालिक इलेक्ट्रोड ले लें। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी क्या देखा, किस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और किस तरह से उसे फंडामेंटल पार्टिकल का नाम दिया गया। अब हमारे पास दो सवाल आ गए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है कैसे पता किया गया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना होता है या इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इस चीज़ को कैसे पता किया गया। आइए समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास को पता किया गया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, इस चार्ज को मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा मिल्कन ने सबसे पहले पता किया। और जो चार्ज जिसे हम लोग E से डिनोट कर रहे हैं उसको मिल्कन ने -1.6022 इंटू 10⁻⁻ कूलम फाइंड आउट किया। यह जो चार्ज है वो किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर मौजूद चार्ज को बताता है। यह काफ़ी स्मॉलेस्ट चार्ज है, आप देख सकते हैं, बहुत ही स्मॉलेस्ट चार्ज, बहुत ही नॉन स्मॉलेस्ट चार्ज है ये। इसलिए इससे हम लोग, चूँकि सबसे छोटा है, इसीलिए इसको यूनिट नेगेटिव चार्ज के रूप में भी लिखते हैं। चूँकि ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, इसके स्मॉलेस्ट और कोई चार्ज अभी तक नून नहीं है, इसलिए इसको यूनिट चार्ज के रूप में भी हम लोग डिनोट करते हैं, डिजाइनेट करते हैं इसको। तो मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या होता है उसको अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा कितना आया, माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है, और इस पर चार्ज कितना आया 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
इसे आप याद रखेंगे, समझ रखेंगे। और इसको जनरली कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो इसलिए हम लोग इसको यूनिट नेगेटिव चार्ज के रूप में कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नून नेगेटिव चार्ज है। इससे छोटा कोई और चार्ज अभी तक कोई मिला नहीं है। अब आइए समझते हैं कि इसका मास किस तरह से कैलकुलेट किया गया। अभी हम लोगों ने देखा कि जे थॉमसन ने E/m का वैल्यू कितना कितना फाइंड आउट किया था। अभी हम लोगों ने देखा कि E/m का जो वैल्यू था वो -1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी था। और अभी मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना आया, -1.6022 इंटू 10⁻−19 कूलम, ये हमारा चार्ज आया। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें मास ऑन एन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे, आप देख सकते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को यानी कि चार्ज को E/m के वैल्यू से डिवाइड कर दें तो E से E कट जाएगा और ये m ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास m बच जाएगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, इस वैल्यू को, चार्ज के वैल्यू को E/m के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, E/m के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, यानी कि -1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम से डिवाइड कर देंगे। तो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा और इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो जो मास आएगा किसी भी इलेक्ट्रॉन पे वो मास आएगा m = 9.1096 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अगर आप केजी में लिखेंगे तो आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ये इलेक्ट्रॉन का जो है मास हमारा इस तरह से निकल गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली, कितना इलेक्ट्रॉन पे मास हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हुआ। मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उस पर चार्ज फाइंड आउट कर लिया और जैसे थॉमसन ने E/m वैल्यू दिया था, दोनों का यूज करके डिवीजन करके हम लोगों ने मास इसका फाइंड आउट कर लिया। अब कभी कभी सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो तब उसका मास किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसे हम लोग निम्नलिखित फार्मूले से निकाल सकते हैं। मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय √1 - v/c का होल स्क्वायर। अर्थात v जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास को बता रहा है और c बता रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट जानते हैं 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। जब इलेक्ट्रॉन का मास c के बराबर हो जाए, जब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से बराबर हो जाए तो आप यहाँ v की जगह पे c पुट कर देंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, 1 - 1 0 हो गया। तो इस तरह से समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। इसलिए कभी भी अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का मास अगर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो जो मास होगा इलेक्ट्रॉन का वह इन्फिनिटी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है भी अगर वो बड़ा हो जाए वेलोसिटी ऑफ लाइट से तो जो मास हमारा होगा वो इमेजिनरी आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने मूविंग जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास भी देख लिया। अब लास्टली हम लोग देखेंगे कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और मास ऑफ हाइड्रोजन है उन दोनों में क्या रिलेशन है, मतलब दोनों एक दूसरे से कितने कंपेरेटिवली ज़्यादा हैं या कम है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो हाइड्रोजन का मास है वो आता है 1 AMU जो होता है वह 1.66 इंटू 10⁻⁻24 kg के बराबर होता है। सॉरी, केजी नहीं, यहाँ ग्राम हो जाएगा। तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। और अभी हम लोगों ने देखा कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वह आया 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम आया। अब अगर ये दोनों को डिवाइड कर दे तो दोनों के बीच का जो कंपैरिजन है वो हमें मिल जाएगा। अर्थात मास ऑफ हाइड्रोजन एटम बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कितना था, 1 AMU का मतलब हुआ कितना था हमारे पास 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम था। और अभी हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगा वह आएगा 1837। अर्थात
जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मास ऑफ हाइड्रोजन का 1837वां पार्ट है। मतलब बहुत ही कम है। मतलब इसको अगर एमयू में कन्वर्ट करेंगे तो आपको आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना आया, 1/1837 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है 1 AMU होता है, 1 AMU और 1837। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 0.0000549 AMU। मतलब बहुत ही छोटा मास है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल माना जाता है। और जो चार्ज है उसे हम लोग क्या मानते हैं, 1 यूनिट मानते हैं। इसलिए जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन अगर इसके चार्ज की बात करें तो इसका यूनिट नेगेटिव चार्ज के रूप में इसको कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि यह स्मॉलेस्ट नून नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को देखा, उसके अंदर कितना मास है कैसे पता किया जाता है, चार्ज है कैसे पता किया जाता है, उस चीज़ को देखा। उसे फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कहते हैं और जे थॉमसन किस वजह से फेमस हो गए, आपने उस चीज़ को भी देखा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।